आवश्यक। तो एक नई हेडिंग डालते हैं आज ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम की। ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, या आप इसको ट्रांसपोर्टेशन मॉडल भी कह सकते हो, जो आपको ठीक लगे आप वो कह दीजिए दोस्तों। तो सर इसमें थ्योरी वगैरह भी है क्या? नहीं जी, इसमें थ्योरी बिल्कुल भी नहीं है। प्रैक्टिकल की जो थ्योरी होती है, जैसे प्रैक्टिकल कुछ वर्ड है उसको समझाने के लिए वो थ्योरी है बस, और कुछ नहीं है इसमें। मतलब अलग से कोई डिफरेंट थ्योरी नहीं पढ़नी। प्रैक्टिकल में जो आए वो वर्ड्स होंगे उनको समझाने के लिए जो चीज पढ़नी होगी वही थ्योरी है इसके अंदर, और पर्टिकुलर थ्योरी नहीं है। ये पूरा चैप्टर प्रैक्टिकली बेस्ड है। तो शुक्र है अगला चैप्टर भी पूरा प्रैक्टिकली बेस्ड है, उसमें भी कोई लंबी चौड़ी थ्योरी नहीं है। ठीक है, तो अब दोनों चैप्टर प्रैक्टिकली है, थ्योरी इसमें नहीं आते और ना पूछे जाते हैं, हमेशा प्रैक्टिकली पूछा जाता है, और काफी इंपॉर्टेंट है ये दो चैप्टर आगे वाले और ये वाला। ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम होता क्या है, ट्रांसपोर्टेशन मॉडल क्या होता है, इसके बारे में समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है ध्यान देना। मान लो दोस्तों ये मेरी फैक्ट्री है, मान लो दोस्तों ये मेरी फैक्ट्री है या फिर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है। ये मेरी फैक्ट्री है या फिर आप मान लो ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है। अब दोस्तों क्या है, यहां पर मेरे गुड्स क्या होते हैं, मैन्युफैक्चर होते हैं। गुड्स क्या होते हैं, यहां पर मेरे गुड्स मैन्युफैक्चर होते हैं। यहां पर क्या होते हैं दोस्तों, गुड्स मैन्युफैक्चर होते हैं। ठीक है, अब ये ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है क्या, मेनली इसका मतलब क्या है, एक्चुअल मीनिंग क्या है, उसके बारे में लिखवाऊंगा। ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है क्या, फैक्ट्री में जब हम गुड्स बेस बनाते हैं तो उसको बेचने के लिए हम अपने सेल्स, जो शोरूम्स वगैरह होते हैं, जो सेल्स शोरूम होते हैं जहां पर माल बिकता है, जैसे कि मान लेते हैं फैक्ट्री है मेरी वॉच बनाने की, वॉच गुड्स क्या है मेरे लिए, वॉच। तो वॉच की मेरी फैक्ट्री है, वॉच बनाने की मेरी फैक्ट्री है, वॉच मैन्युफैक्चर है मेरे फैक्ट्री का, वॉच मैन्युफैक्चरिंग की मेरी फैक्ट्री है। वॉच बनाता हूं मैं, घड़ी बनाता हूं, घड़ी की मेरी फैक्ट्री है, घड़ी बनाकर मेरे लिए गुड्स जो है मेरे लिए, गुड्स मेरे लिए क्या है दोस्तों, इधर गुड्स मेरे लिए वॉच है। अब मेरी बातों को ध्यान समझना, इसका मतलब बताता हूँ ये क्या एक प्रॉब्लम है। अब दोस्तों ये फैक्ट्री में गुड्स बने, और गुड्स बन के फैक्ट्री में कहां जाएंगे, फैक्ट्री से इनको भेजना पड़ेगा कहां पर, इनको भेजना पड़ेगा सेल्स शोरूम में। तो ये मान लो ये मेरा सेल्स शोरूम है, सेल्स शोरूम, जहां पर ये गुड्स जाएंगे और वहां पर कस्टमर से सेल आउट होंगे। सेल्स शोरूम, ये मेरा क्या है, सेल्स शोरूम है जहां पर कस्टमर को गुड्स बेचा जाएगा। ये सेल्स शोरूम है जहां पर हम कस्टमर को गुड्स बेचते हैं, यहां से हम कस्टमर को गुड्स बेचते हैं। अब फैक्ट्री के अंदर वॉच बनी, मैन्युफैक्चर हुई, और हमने उसको यहां से कहां भेजना है, यहां से पहले सेल्स शोरूम में हमें ट्रांसपोर्ट करना है। तो मैंने यहां पर क्या करा, ट्रांसपोर्ट करने के लिए एक ट्रक हायर कर लिया। ये मेरा ट्रांसपोर्टेशन के लिए मैंने एक ट्रक हायर कर लिया और मैंने इसमें सामान डाला, यहां पे मैंने लोड करवाया वॉच, यहां मैंने लोड करवा दिया, लोडिंग करवाई गुड्स की, और ये गुड लोडिंग करवाई गुड्स की। तो इसको मैंने भेज दिया कहां पर, इसको मैंने भेज दिया सर अपना शोरूम के पास, और बोला वहां जाकर आप इस गुड्स को उतार के आ जाइए। ये ट्रक मेरा पहुंच गया सर कहां पर, ये ट्रक मेरा पहुंच गया शोरूम के पास, और यहां पर इसने गुड्स उतार दिए। इसने क्या करा, गुड्स को अनलोड कर दिए, अनलोडिंग करती है। तो इस तरीके से कहानी चलने वाली है। तो ट्रांसपोर्टेशन का मतलब क्या है कि एक जगह से दूसरी जगह पर गुड्स को पहुंचाना। तो ये क्या कर रहे हैं हम, ये क्या कर रहे हैं दोस्तों, यहां पर हम यहां पर ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन। अब प्रॉब्लम कहां आई, तो वर्ड जो प्रॉब्लम लगा वो प्रॉब्लम क्या है, ये तो ट्रांसपोर्टेशन हो गया। ट्रांसपोर्टेशन मतलब एक जगह से गुड्स को दूसरी जगह पर पहुंचाना, उसको हम ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं ना। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब क्या होता है, गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना, गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना, उसको हम नाम देते हैं ट्रांसपोर्टेशन। वही हमारे लिए ट्रांसपोर्टेशन माना जाता है ना। मैं अपने गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा रहा हूं, तो वो क्या है मेरे लिए, ट्रांसपोर्टेशन।
तो ये मेरा है ट्रांसपोर्टेशन मीनिंग। अब सर ये ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम क्या है? तो क्वेश्चन ये अराइज होता है, प्रॉब्लम कहां अराइज होती है, मॉडल क्या है, प्रॉब्लम कहां? ट्रांसपोर्टेशन का मतलब समझ में आया कि जब हम अपने फैक्ट्री से गुड्स को सेल्स शोरूम के पास ले जाएंगे, जब गुड्स फैक्ट्री से सेल्स शोरूम के पास ले जाया जाएगा, इसको हम कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्ट करना कि मतलब एक जगह से गुड्स को दूसरी जगह पर पहुंचाना, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन करना। अब प्रॉब्लम क्या अराइज होती है? प्रॉब्लम अराइज हुई, ये ध्यान देना, प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये अराइज हुई कि एक बारी में कितनी क्वांटिटी के गुड्स को ले जाए, एक बारी में कितनी क्वांटिटी के गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाए। एक जगह से मतलब फैक्ट्री, दूसरी जगह मतलब सेल्स शोरूम जहां माल बिकेगा। एक जगह से दूसरी जगह, एक जगह क्या है इधर हमारा नाम, एक जगह मतलब है इधर, एक जगह का मतलब है इधर फैक्ट्री जहां गुड्स मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, और दूसरी जगह मतलब है इधर सेल्स शोरूम। एक जगह से दूसरी जगह ले जाए जिससे हमारी क्या कॉस्ट, आपके मन में आ गया, जिससे हमारी कॉस्ट, जिससे हमारी टोटल कॉस्ट, जिससे हमारी टोटल कॉस्ट, जिससे हमारी टोटल कॉस्ट, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। अच्छा, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट क्या? सिर्फ भाड़ा, सिर्फ किराया। टोटल कॉस्ट का मतलब किराया, लोडिंग के लिए जो लेबर लगाए, अनलोडिंग के लिए जो लेबर लगाए वो। तो टोटल कॉस्ट में ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, लेबर का लोडिंग चार्जेस, अनलोडिंग चार्जेस, सभी चीज इंक्लूड हो जाएगा। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट का मतलब सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का जो ट्रक हायर कर रहा है उसकी कॉस्ट। टोटल कॉस्ट, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, आपके पास लॉसेस अगर कोई होते हैं, पेनल्टी अगर बीच में कभी लगी तो, कि मतलब कौन सी पेनल्टी? भाई ट्रक में नॉर्मल पेपर नहीं थे ट्रक के, तो पुलिस वालों ने पकड़ लिया, ट्रैफिक पुलिस वालों ने, तो उनसे पेनल्टी ले ली। तो टोटल कॉस्ट, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, लॉस, पेनल्टी कम से कम आए। कम से कम हुए, नहीं कम से कम आए। क्वेश्चन पढ़ो दोबारा एक बार, प्रॉब्लम क्या है? हमें इस पूरे चैप्टर में किस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढना है कि एक बारी में कितनी क्वांटिटी के गुड्स एक जगह से दूसरी जगह भेजूं जिससे हमारी कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, लॉस या पेनल्टी कम से कम आए, ज्यादा ना हो। टोटल कॉस्ट मेरी कम आ जाए, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट मेरी कम हो जाए, पेनल्टी अगर लगती है तो वो कम से कम लगे। तो एक बारी में कितनी क्वांटिटी के गुड्स भेजूं जिससे हमारी एक जगह से दूसरी जगह पर एक बारी में कितनी क्वांटिटी के गुड्स भेजना, तो ट्रांसपोर्टेशन होता है। प्रॉब्लम कहां है? प्रॉब्लम है क्या? प्रॉब्लम किस चीज की प्रॉब्लम है जो हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे? वो हमसे पूछेगा कि एक बारी में कितनी क्वांटिटी के गुड्स एक जगह से दूसरी जगह भेजने हैं, पूछ रहा है। प्रॉब्लम है ये, भाई कितने भेजूं? तो हमने कहा ट्रांसपोर्टेशन टेक्निक लगाओ, वो बताएगा हमें एक बारी में कितने गुड्स भेजने हैं जिससे आपकी टोटल कॉस्ट, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, लॉस या पेनल्टी कम से कम आए। लॉस और पेनल्टी कब होगा? भाई मान लो आपकी एक ट्रक है, उस ट्रक की जो कैपेसिटी है वो कम से कम 2 टन ले जाने की है, 2 टन माल वो ले जा सकता है। अगर आपने उस पर 2.5 टन माल रख दिया तो वो अपनी कैपेसिटी ज्यादा माल ले जा रहा है। अब ज्यादा माल ले जा रहा है तो आपका जो ट्रक है वो गिरने के भी चांसेस है। अगर वो गिर गया तो आपके गुड्स का लॉस हो जाएगा। और ज्यादा क्वांटिटी में ओवरलोडिंग करेगा ट्रक के अंदर, भाई 2 टन कैपेसिटी उस ट्रक की, भाई 2 टन से ज्यादा माल नहीं ले जा पाएगा। आपने 2.5 टन भर दिया ज्यादा बचाने के चक्कर में, एक किराया बचाने के चक्कर में। पुलिस वालों ने पकड़ लिया, पेनल्टी चार्ज कर दी ओवरलोडिंग की, 10,000 रुपए का चालान काट दिया। अब वो चालान किस किस से में आएगा जी? वो हमारे हिस्से में आएगा, क्योंकि हमने ही बोला था भाई 2.5 टन ले जाओ, कुछ नहीं होता करके। समझ में आ रहा है? लॉस और पेनल्टी कब हो सकती है? जब आपने ओवरलोडिंग कर दी ट्रक के अंदर और वो ट्रक गिर गया तो लॉस हो जाएगा। और ये लॉस किसका? ये लॉस ओनर का।
आपने ओवरलोडिंग कर दी, ट्रैफिक पुलिस वाले सर ने चालान काट दिया, अब ये लॉस किसका? ये भी किसका दोस्तों? ओनर का। ट्रांसपोर्टेशन वाला, ट्रांसपोर्टर का नहीं, ड्राइवर का नहीं दोस्तों, वो तो गुड्स ले जा रहा है, उसको तो जैसा आदेश मिला वैसे करेगा वो। तो एक बारी में कितने की क्वांटिटी का गुड्स एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाए? एक बारी में कितनी क्वांटिटी गुड्स एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाए? ये तो लिखा ही नहीं। जिससे हमारी टोटल कॉस्ट जिससे हमारी टोटल कॉस्ट, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, लॉस या पेनल्टी जो भी हो वो कम से कम आ जाए, या अगर अभी मैं टोटल कॉस्ट की बोल रहा हूं तो कम से कम आए, या टोटल प्रॉफिट, रेवेन्यू, रिटर्न, जिस नाम से आप जानते हो, प्रॉफिट, रेवेन्यू, रिटर्न, इनकम, जिस नाम से आप जानते हो, आर मैक्सिमाइज्ड, हिंदी में लिख लेते हैं, मैक्सिमाइज, ज्यादा से ज्यादा हो। देखो पहली क्लास में लगता है टाइम जो लगता है, उसके बाद तो क्वेश्चन करने में जो लगता है समय वो है ज्यादा से ज्यादा हो। टोटल प्रॉफिट, रिटर्न, रेवेन्यू ज्यादा से ज्यादा हो, ये भी तो हम चाहते हैं भाई। एक बारी में कितनी क्वांटिटी का गुड्स एक जगह से दूसरी जगह ले जाए जिससे हमारी टोटल प्रॉफिट, रेवेन्यू, रिटर्न ज्यादा से ज्यादा हो, या टोटल कॉस्ट, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, लॉस या पेनल्टी कम से कम हो। ये दोनों बात कवर कर सकता है, इसमें नहीं कर सकते कि एक बारी में कितनी क्वांटिटी एक जगह से दूसरी जगह ले जाऊं। अगर मैं कॉस्ट की बात कर रहा हूं, लॉस, पेनल्टी, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट वो कम से कम आए। अगर मैं प्रॉफिट, रेवेन्यू, रिटर्न की बात कर रहा हूं वो ज्यादा से ज्यादा आए। या और भी तो एक चीज और कर सकता है इसके अंदर, एक चीज और भी तो हो सकता है दोस्तों इसके अंदर, क्या? और का मतलब, इधर और लगा देता हूं, इसका मतलब है कि दोनों हमारा पर्पस होता है, एक जगह से दूसरी जगह कितनी क्वांटिटी गुड्स भेजू जिससे हमारी कॉस्ट कम आए और प्रॉफिट हो तो ज्यादा आए। और एक और होता है जिससे जिससे हमारी डिमांड, जिससे हमारी टोटल डिमांड, जिससे हमारी टोटल डिमांड को, जिससे हम टोटल डिमांड को सेटिस्फाई कर दें, तो जिससे हम टोटल डिमांड को सेटिस्फाइड कर दे, जिससे हम टोटल डिमांड को सेटिस्फाई कर दे उतनी सप्लाई करके, उतनी सप्लाई ऑफ गुड्स करके। समझ में आ रहा है भाई? मेरा एक पर्पस और भी तो हो सकता है कि भाई कितनी क्वांटिटी भेजूं जिससे जितनी डिमांड आई है उसको पूरा कर सकूं। भाई तीनों चीज हो सकती, नहीं हो सकती? बताओ आप मुझे, तीन चीज हो सकती है। वो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है ऑनर कंपनी का कि भाई एक बारी में कितनी यूनिट भेजनी चाहिए, एक बारी में कितनी क्वांटिटी भेजनी चाहिए जिससे हमारी कॉस्ट की बात करें, लॉस, पेनल्टी, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को कम से कम आए। अगर प्रॉफिट की बात पूछ रहा है तो वो ज्यादा से ज्यादा बोलेगा। और अगर बोलेगा कि भाई जिससे हमारी डिमांड सेटिस्फाई हो जाए, कि सेल शोरूम में जितनी डिमांड आ रही है उतनी हम सेटिस्फाई कर पाए, तो कितनी सप्लाई करनी चाहिए हमें यूनिट्स की। तो एक ऑनर, एक ऑपरेशन मैनेजर से ये तीन चीजें पूछ सकता है ट्रांसपोर्टेशन के बारे में, कि एक बारी में कितनी यूनिट भेजनी चाहिए फैक्ट्री से सेल्स शोरूम के पास जिससे हमारी टोटल कॉस्ट कम आ जाए, टोटल प्रॉफिट ज्यादा हो जाए, या हम अपनी डिमांड को सेटिस्फाई कर पाए उतनी सप्लाई कर कर। क्लियर है? समझ में आया? दैट द मीनिंग ऑफ ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। एक बारी में कितनी यूनिट भेजनी है, भेजने को बोला ट्रांसपोर्टेशन और कितनी को बोला प्रॉब्लम। तो एक बारी में कितनी यूनिट भेजनी है, क्या बोला? कंक्लूजन क्या निकला? कंक्लूजन निकला कि एक बारी में कितनी क्वांटिटी भेजनी है, एक बारी में कितनी क्वांटिटी भेजनी है। तो ये जो कितनी क्वांटिटी है ये तो है प्रॉब्लम, और जो ये भेजनी है ये तो है ट्रांसपोर्टेशन। तो इसलिए नाम गया ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। इसलिए क्या नाम पड़ गया दोस्तों? ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। इसको बोला हमने ट्रांसपोर्टेशन, भेजनी को,
और कितनी भेजनी है इसको बोला प्रॉब्लम। तो नाम पड़ेगा चैप्टर का ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। क्या बात समझ में आई या नहीं आई? यस सर, इधर बात क्लियर हो गई है। ये चीज आपको समझ में आई कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। तो इस चैप्टर हमें ये बताएगा कि सर इतनी यूनिट भेजो एक बारी में, जिससे आपकी जो कॉस्ट है वो कम से कम आ जाए, ठीक, या प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा आ जाए, या डिमांड को हम पूरी तरीके से सेटिस्फाई कर पाए। ये तीन चीजें को करना है, दैट द मीनिंग ऑफ ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। लो जी, क्लियर है या नहीं है ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम किसे कहते हैं? जल्दी से एग्जांपल बनाएंगे, जल्दी से एग्जांपल बनाए। पूरा एज इट इज कॉपी कर देना जैसे लिखा हुआ है, पूरा एज इट इज आप कॉपी करेंगे जैसे आप लिखा हुआ है दोस्तों। क्लियर है नहीं है? आओ इसको थोड़ा इंग्लिश में भी लिखते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज और बतानी है मुझे। ये तो समझ में आया कि इधर अभी मैंने ट्रीट करा एक फैक्ट्री और एक सोल शोरूम, पर एक्चुअल में जब हम ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम करेंगे तो वहां पर देखो, मान लेते हैं फैक्ट्री 1, फैक्ट्री 2, फैक्ट्री 3, फैक्ट्री 4, एक तो चार फैक्ट्री होगी। सेल्स शोरूम 1, सेल्स शोरूम 2, सेल्स शोरूम 3, सेल्स शोरूम 4, इस तरीके से होगा। और यहां हमारी ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम लगेगी कि किस फैक्ट्री से कितना माल भेजना चाहिए, किस फैक्ट्री से कितना माल भेजना है हमें, जिससे हमारे, और किस शोरूम में भेजना है। भाई फैक्ट्री 1 से इस सेल में कितना भेजूं, फैक्ट्री 2 से इस सेल में कितना 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 भेजूं। जैसे असाइनमेंट प्रॉब्लम जैसे दिख रहा है आपको, कुछ असाइनमेंट प्रॉब्लम भी हमने ऐसे ही करा था। यही दोस्तों बताता है कि एक फैक्ट्री से अंदर, एक फैक्ट्री में कितना माल भेजूं, किस सेल शोरूम में। भाई एक फैक्ट्री में, ये तो गुचर मुचर कर दिया मैंने, समझ में आ गया होगा आपको क्या लिख रहा हूं मैं। फैक्ट्री 1 में से कितना माल भेजूं, सेल शोरूम 1 में, सेल शोरूम 2 में, सेल शोरूम 3 में, सेल शोरूम 4 में। मतलब एक फैक्ट्री से इन सेल शोरूम में कितना माल भेजना चाहिए, कितनी क्वांटिटी भेजनी चाहिए, क्योंकि अलग अलग सेल शोरूम है कंपनी के, अलग अलग फैक्ट्री डिपार्टमेंट है। किस फैक्ट्री डिपार्टमेंट में से किस सेल शोरूम में भेजना चाहिए जिससे कॉस्ट कम से कम आए। कितनी यूनिट है, वही मतलब वही है कि कितनी क्वांटिटी भेजनी है। भेजने को बोला हमने ट्रांसपोर्टेशन, कितनी क्वांटिटी भेजनी है दैट्स कॉल्ड प्रॉब्लम। वो आपसे पूछ रहा है। पर यहाँ पर एक फैक्ट्री एक सेल शोरूम नहीं होगा, यहाँ पर 4-5 फैक्ट्री और 4-5 सेल शोरूम होगा, उस अकॉर्डिंग भेजना है। तो इनको हमने ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम के अंदर रखा कि कौन सी फैक्ट्री में से किस सेल शोरूम के अंदर भेजना चाहिए। तो इंग्लिश में लिखते हैं इसको दोस्तों, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम के अंदर एक फैक्ट्री एक सेल शोरूम नहीं होगा दोस्तों, बहुत सारी फैक्ट्रीज और बहुत सारे सेल शोरूम होंगे। उस एक फैक्ट्री में से कितने सेल शोरूम में कितनी क्वांटिटी भेजनी चाहिए, दूसरी फैक्ट्री में से कितने सेल शोरूम में कितनी क्वांटिटी भेजनी चाहिए। इस तरीके से प्रॉब्लम अराइज होने वाली है ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम के अंदर। क्लियर है या नहीं है? क्लियर हो गई सर। तो हमारे क्वेश्चन सिर्फ एक फैक्ट्री एक सेल शोरूम का नहीं आएगा, क्वेश्चन डिफरेंट फैक्ट्रीज एंड डिफरेंट सेल शोरूम का आएगा। तो इंग्लिश में लिखते हैं व्हेन द ऑर्गेनाइजेशन, आप फर्म लिख लो, आप कंपनी लिख लो, और जो मन कर रहा है वो लिख लो। व्हेन द ऑर्गेनाइजेशन फर्म कंपनी हैज डिफरेंट फैक्ट्री बोल लो, या प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बोल लो, जहां प्रोडक्शन होती है, डिफरेंट फैक्ट्री या प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, एंड डिफरेंट सेल शोरूम, एंड डिफरेंट सेल शोरूम, एंड डिफरेंट सेल्स शोरूम, and different sales showroom, then how much quantity of finished good, then how much quantity of finished good, then how much quantity of finished good should be transport, should be transport, should be transport from different factory
should be transport from different factory to different sales showroom. Sales showroom. So that total cost, transportation cost, total cost, transportation cost और लॉस और पेनल्टी आर टू बी मिनिमाइज्ड, जिससे वो कम से कम आए। और अगर हम बात कर रहे हैं किसकी, प्रॉफिट की, तो प्रॉफिट क्या होना चाहिए, मैक्सिमाइज टोटल प्रॉफिट, रेवेन्यू, रिटर्न आर टू बी मैक्सिमाइज। ठीक है, और क्या हो, ऑल डिमांड आर कमिंग इन अ सेल्स शोरूम, all demand are coming in a sales showroom are to be satisfied after providing the supply of goods, after providing the supply of goods। समझ में आया? तो जो पहला एग्जांपल था ये वाला, ये एग्जांपल सिर्फ आपको इतना सा बताएगा कि कुछ एक फैक्ट्री है और एक फैक्ट्री में से भेजना है ट्रक सेल्स शोरूम के पास, पर फर्म के अंदर फैक्ट्रीज कितनी है, बहुत सारी फैक्ट्रीज होगी और बहुत सारे डिफरेंट सेल्स शोरूम होगा, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम वहां लगेगी, क्योंकि एक फैक्ट्री से सेल्स शोरूम में इतनी प्रॉब्लम अराइज नहीं होगी। ठीक है, ये सिर्फ आपको बेसिक एग्जांपल है जो आपको समझाने के लिए मैंने आपको प्रोवाइड करा, बेसिक एग्जांपल लिख लो इसको। और एक्चुअल एग्जांपल क्या होगा ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का, ये वाला, कि हमारे पास 4 फैक्ट्री है और 4 सेल शोरूम है, तो बताओ फैक्ट्री 1 में से कितने यूनिट सेल शोरूम 1 को भेजूं जिससे कॉस्ट कम आ जाए या प्रॉफिट ज्यादा आ जाए, या कितने यूनिट सेल शोरूम 2 को भेजूं या कितने यूनिट सेल शोरूम 3 को भेजूं, 4 को भेजूं, ये आपको फाइंड आउट करना है, जिससे आपको ये प्रॉब्लम अराइज होगी। प्रॉब्लम यही है कि एक बारी में कितनी यूनिट भेजनी है, बस प्रॉब्लम है यही, कितनी भेजनी है। वो डिफरेंट फैक्ट्री होगी और डिफरेंट सेल शोरूम में होगा, डिफरेंट फैक्ट्री से भेजनी होगी और डिफरेंट सेल शोरूम से भेजनी होगी। एक बार जो मैंने लिखा वो पढ़ना, व्हेन द ऑर्गेनाइजेशन फर्म या कंपनी हैज डिफरेंट फैक्ट्री एंड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, एक ऑर्गेनाइजेशन के पास अलग अलग फैक्ट्री, अलग अलग प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है और अलग अलग डिफरेंट सेल शोरूम है, देन हाउ मच क्वांटिटी ऑफ फिनिश गुड, देन हाईलाइट कर दूं इसको मैं, then how much quantity of finished good should be transport, कितनी क्वांटिटी ऑफ फिनिश गुड ट्रांसपोर्ट करनी चाहिए फ्रॉम डिफरेंट फैक्ट्री टू डिफरेंट सेल शोरूम, कि डिफरेंट फैक्ट्री से डिफरेंट सेल शोरूम में कितनी यूनिट ट्रांसफर करनी चाहिए जिससे टोटल कॉस्ट, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, लॉस, पेनल्टी कम से कम आ जाए, टोटल प्रॉफिट, रेवेन्यू, रिटर्न की बात करें तो ज्यादा से ज्यादा आ जाए और सारी डिमांड जो आ रही है सेल शोरूम के अंदर वो सेटिस्फाई हो जाए आफ्टर प्रोवाइडिंग द सप्लाई ऑफ द गुड्स। दैट द मीनिंग ऑफ ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, यही ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का मतलब होता है दोस्तों। समझ में आया? तो ये एग्जांपल्स आपको लिखने हैं और आपके पास ये इंग्लिश में भी लिख देना कि अगर कोई आपसे पूछे मतलब, तो आप जो मैंने हिंदी में समझाया है उसको आप इंग्लिश में लिख दीजिएगा। इतनी सिंपल लैंग्वेज है भैया, बताओ और क्या इसमें प्रॉब्लम है? बहुत सिंपल है, एक ऑर्गेनाइजेशन के पास डिफरेंट फैक्ट्रीज है, डिफरेंट सेल शोरूम है, तो कितनी यूनिट एक बारी में भेजूं डिफरेंट फैक्ट्री से डिफरेंट सेल शोरूम में जिससे मेरी टोटल कॉस्ट कम आ जाए, टोटल प्रॉफिट ज्यादा आए, डिमांड सेटिस्फाई हो जाए, बस खत्म। ठीक है, समझ में आया? यस। आओ सर, अब ट्रांसपोर्टेशन कैसे सॉल्व करते हैं, तो मेथड देखते हैं सर। हम लिखना सर, हेडिंग डालेंगे मेथड ऑफ सॉल्विंग ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। मेथड ऑफ सॉल्विंग ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम मतलब मेथड बोल लो या स्टेप्स बोल लो ऑफ सॉल्विंग ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। मेथड या स्टेप्स ऑफ सॉल्विंग ट्रांसपोर्टेशन
प्रॉब्लम। तो हमारे पास कुछ स्टेप्स है ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम सॉल्व करने के। पहला स्टेप, देखो मैं ये स्टेप अभी तो स्टडी मैट के हिसाब से लिखवा रहा हूं। जब मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा आपको पता है मैं हिंदी में लिखवाता हूँ स्टेप्स को, जिससे आपको इजीली कनेक्ट कर पाओ, इजीली याद कर पाओ। तो अभी लिख लेते हैं एज पर स्टडी मैट, फिर मैं अपने स्टेप्स लिखवाऊंगा हिंदी में, उनको एक एक लाइन हिंदी में बताऊंगा, इसके बाद ये करो, इसके बाद ऐसा करो, उसके बाद ऐसा करो, जिससे आपको आसानी रहेगी। मैथड स्टेप्स ऑफ सॉल्विंग ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, मैथड है ऑब्टेन अ बेसिक फीसिबल सॉल्यूशन, बेसिक फीसिबल सॉल्यूशन, बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन को ऑब्टेन करो। अब इसको ऑब्टेन करने के लिए हमारे पास तीन मेथड होते हैं। सबसे पहले हमें बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन ऑब्टेन करना है स्टेप नंबर 1। सर होता क्या है ये मैं आपको बताना, ये अभी स्टेप लिख लीजिए आप, ठीक है, स्टडी मैट के हिसाब से। इसको फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास तीन मेथड है। सबसे पहला स्टेप निकालने के लिए हमारे पास तीन मेथड होता है। पहला आपके पास मेथड होता है लीस्ट कॉस्ट मेथड। बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन निकालने के लिए पहला मेथड है लीस्ट कॉस्ट मेथड। दूसरा मेथड आपके पास है इसको निकालने के लिए नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल। नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल, कॉर्नर रूल पहला मेथड है एक। और तीसरा मेथड आपके पास वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड, वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड। तो ये तीन मेथड है पहला स्टेप निकालने का। तो पहला स्टेप निकालना चाहते हो तो आपको ये तीन मेथड में से कोई एक मेथड निकालना पड़ेगा, तभी आपका पहला स्टेप फाइंड आउट होगा, जिसको हम बोलते हैं बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन निकालो। स्टेप नंबर 1 करने के बाद आप स्टेप नंबर 2 पे जाएंगे। टेस्ट द सॉल्यूशन ऑब्टेन इन स्टेप स्टेप 1। जो सॉल्यूशन आपने स्टेप 1 में निकाला है फॉर ऑप्टिमिलिटी, क्या वो हमारे लिए ऑप्टिमम है, क्या हमारे लिए वो बेस्ट है, ये टेस्ट करो कि जो सॉल्यूशन आपने स्टेप नंबर 1 पे निकाला है मेथड अप्लाई करके, वो सॉल्यूशन हमारे को चेक करो क्या वो बेस्ट है या नहीं। चेक कैसे करेंगे आने दो क्वेश्चन फिर बताता हूं आपको, है अभी तो स्टेप लिख रहे हैं। स्टेप नंबर 3, if the operation of step 2 suggest for non-optimal solution, then go to step number 3, then go to step number 4, अगर स्टेप नंबर 2 के अंदर जो हमने टेस्ट करा और वो टेस्ट हमें बता रहा है कि जो सोल्यूशन है वो ऑप्टिमल नहीं है, तो स्टेप नंबर 4 पे जाओ। स्टेप नंबर 3 का मतलब ये है। स्टेप नंबर 2 के अंदर क्या करते हैं, जो स्टेप नंबर 1 के अंदर जो आंसर निकलेगा उसको टेस्ट करेंगे कि वो हमारे लिए ऑप्टिमल है, हमारे लिए बेस्ट है या नहीं है। अगर वो स्टेप नंबर 2 के अंदर जो आंसर आया, स्टेप 3 कहता है कि अगर स्टेप 2 के अंदर जो भी आपने काम किया, अगर वो हमें सजेस्ट कर रहा है कि जो आपका सोल्यूशन है वो अभी ऑप्टिमल नहीं है, जो कि क्वेश्चन में होगा कि ऑप्टिमल नहीं होगा, पहले स्टेप से एक बार में सॉल्व नहीं होता, ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, तो हमें स्टेप नंबर 4 पे जाना होगा। अगर ऑप्टिमल है तो खत्म कहानी, अगर ऑप्टिमल नहीं है तो स्टेप नंबर 4 पे जाओ और तब तक काम करता जाओ, तब तक ऑप्टिमल ना आ जाए, जैसे असाइनमेंट प्रॉब्लम में करा था, याद है आपको। स्टेप नंबर 4, असाइनमेंट प्रॉब्लम का भी कुछ ना कुछ बेसिक पार्ट यहां पर पूछेगा आपसे, देखना आएगा। स्टेप नंबर 4,
अच्छा, हमने जो असाइनमेंट प्रॉब्लम करा था, तो यहाँ पर हमने क्या करते थे, जब हमारा नहीं आता था तो हम इम्प्रूव मैट्रिक्स बनाया करते थे, है ना। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम इसको इम्प्रूव करेंगे। किसको इम्प्रूव? बेसिक, इम्प्रूव द बेसिक फिजिबल सोल्यूशन, जो ऊपर अपने स्टेप नंबर में कहा था ना, बेसिक फिजिबल, उसको हम इम्प्रूव करेंगे जिससे हमारा क्या हो जाए, ऑप्टिमल आ जाए सोल्यूशन। ठीक। और स्टेप नंबर 5 में आपको कहता है रिपीट करो, रिपीट स्टेप नंबर 2, 3 एंड 4 अंटिल, और तब तक रिपीट करते जाओ अंटिल ऑप्टिमल सोल्यूशन ना आ जाए, अंटिल ऑप्टिमल सोल्यूशन इज ऑब्टेन। स्टेप नंबर 5 में आपसे कहता है कि स्टेप 2, 3, 4 तब तक करते जाओ जब तक आपका ऑप्टिमल सोल्यूशन ना आ जाए, और जैसे ही आ जाएगा तभी ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। बस, ये आपके पास 5 स्टेप्स हैं। अब ये 5 स्टेप इतना छोटे लग रहे हैं, जब मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा ना, ये इतने बड़े हो जाएंगे, इसका कोई हिसाब नहीं। ठीक है सर, आगे देखते हैं। ठीक है, अच्छा, तो ये हमारे स्टेप्स हो गए। सर करना कैसा है, आपको बिल्कुल सोचने की जरूरत नहीं, अभी आपको सिर्फ लिखना है। ठीक है सर, इसके बाद टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम, किस तरीके से टाइप्स की प्रॉब्लम आएगी। देखो, 2 टाइप्स की प्रॉब्लम आएगी यहां पर। टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम अंडर ट्रांसपोर्टेशन मॉडल, अंडर ट्रांसपोर्टेशन मॉडल, मतलब ट्रांसपोर्टेशन मॉडल के अंदर कितने टाइप्स की प्रॉब्लम आ सकती है, ट्रांसपोर्टेशन मॉडल। तो सर हमारे पास जैसे असाइनमेंट प्रॉब्लम के अंदर कितने टाइप्स की प्रॉब्लम थी, याद है आपको, बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड। ऐसी हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम के अंदर भी होती है। पहला हमारी जो प्रॉब्लम होती है बैलेंस प्रॉब्लम। सर बैलेंस प्रॉब्लम क्या होती है, अब इसको ना बैलेंस प्रॉब्लम कैसे निकालेंगे, ये असाइनमेंट की तरह नहीं है, पर है कुछ सेम। बैलेंस प्रॉब्लम असाइनमेंट में भी सीखा था, यहाँ भी सीखा था, वहां देखने का तरीका अलग था बैलेंस का, यहाँ देखने का तरीका अलग है। तो बैलेंस प्रॉब्लम कैसे देखा जाएगा और अनबैलेंस प्रॉब्लम कैसे देखा जाएगा। अनबैलेंस्ड प्रॉब्लम, 2 टाइप की प्रॉब्लम है और दोनों टाइप की प्रॉब्लम को सोल्व करने का तरीका डिफरेंट है। देखो, बैलेंस प्रॉब्लम देखा कैसे जाएगा कि ये प्रॉब्लम बैलेंस प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम अनबैलेंस प्रॉब्लम है। अगर अगर आपकी, मतलब क्वेश्चन की, अगर क्वेश्चन में लिख देता हूं, अगर क्वेश्चन में टोटल डिमांड इक्वल है टोटल सप्लाई के, अगर क्वेश्चन में टोटल डिमांड इक्वल है, अगर क्वेश्चन में टोटल डिमांड, ऐसे लिखो, अगर क्वेश्चन में टोटल डिमांड जो दी है वो इक्वल है टोटल सप्लाई के, तो उसे हम बैलेंस प्रॉब्लम कहेंगे, तो उसे हम बैलेंस्ड प्रॉब्लम कहेंगे, तो उसे हम बैलेंस्ड प्रॉब्लम कहेंगे। लिखते जाइए साथ साथ, समझ में आ रहा होगा आपको कि क्वेश्चन के अंदर जो डिमांड दे रखी होगी और जो डिमांड सप्लाई दे रखी होगी, अगर वो दोनों बराबर है तो वो बैलेंस प्रॉब्लम है, अगर बराबर नहीं है तो वो अनबैलेंस प्रॉब्लम है। तो टोटल डिमांड अगर इक्वल आ जाए टोटल सप्लाई के, तो हम कहेंगे वो हमारी बैलेंस्ड प्रॉब्लम के अंदर कवर होगी। ठीक है, और अगर टोटल डिमांड टोटल सप्लाई के अंदर इक्वल ना है तो लिख लेना, अगर क्वेश्चन के अंदर टोटल डिमांड जो दी है वो इक्वल नहीं है, इक्वल ना है, नहीं इक्वल नहीं है टोटल सप्लाई के, लिख देते हैं, अगर क्वेश्चन में टोटल डिमांड जो दी है वो इक्वल नहीं है, इक्वल नहीं है टोटल सप्लाई के, तो उसे हम अनबैलेंस प्रॉब्लम कहते हैं, उसे हम अनबैलेंस प्रॉब्लम कहेंगे।
उसे हम अनबैलेंस प्रॉब्लम कहेंगे। मीनिंग टोटल डिमांड इज नॉट इक्वल टू टोटल सप्लाई। टोटल डिमांड टोटल सप्लाई के इक्वल नहीं है। ठीक है। अच्छा, अब अनबैलेंस प्रॉब्लम को आपको पता है हमें बैलेंस बनाना होता है। तो अनबैलेंस प्रॉब्लम को बैलेंस बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक डमी रो या डमी कॉलम को इंटरसेक्ट करना पड़ेगा, जो कि डमी रो डमी कॉलम किसके बराबर होंगे, उसके सारे एलिमेंट 0 होंगे, सेम एज असाइनमेंट प्रॉब्लम। ठीक है, जैसे असाइनमेंट करते थे ना वैसे ही करना है। अगर अनबैलेंस प्रॉब्लम को बैलेंस बनाने के लिए, देखना, अनबैलेंस्ड प्रॉब्लम को बैलेंस प्रॉब्लम बनाने के लिए, अनबैलेंस प्रॉब्लम को बैलेंस प्रॉब्लम बनाने के लिए हमें डमी रो या डमी कॉलम को इंट्रोड्यूस लिख लो, इंट्रोड्यूस करना होगा और डमी के सारे एलिमेंट 0 होंगे। डमी के सारे एलिमेंट 0 होंगे। 0 क्यों करते पता है आपको, क्योंकि उसका नल इफेक्ट हो, कोई इफेक्ट ना पड़े पूरी मैट्रिक्स के अंदर। 0 करने का पर्पस पूरा लिख देता हूं, याद रहेगा आपको। 0 करने का पर्पस ये होता है कि मैट्रिक्स पर उस एक्स्ट्रा रो या कॉलम, मतलब डमी का कोई इफेक्ट ना पड़ेगा, कोई इफेक्ट ना पड़े। इसलिए हम क्या करते हैं, 0 डाल देते हैं डमी रो डमी कॉलम के अंदर। तो समझ में आया आपको, सेम एज असाइनमेंट प्रॉब्लम। पर असाइनमेंट प्रॉब्लम में रो और कॉलम को मैच करते थे कि नंबर ऑफ रो कितनी है, नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं। यहाँ पर हम रो कॉलम को नहीं देखते, यहाँ देखते हैं टोटल डिमांड बराबर टोटल सप्लाई। अगर टोटल डिमांड टोटल सप्लाई के बराबर आ जाती है तो हम बोलते हैं बैलेंस प्रॉब्लम, और अगर टोटल डिमांड टोटल सप्लाई के बराबर नहीं आती तो हम अनबैलेंस प्रॉब्लम कहते हैं। अनबैलेंस को बैलेंस करने के लिए हमें एक डमी रो और डमी कॉलम को इंट्रोड्यूस करना पड़ता है और उसके सारे एलिमेंट 0 होते हैं। 0 करने का पर्पस सिर्फ ये होता है कि कोई 0 से मैट्रिक्स में कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। ठीक है सर, समझ में आ गया, इतना समझ में आ गया। ठीक है दोस्तों, तो यहां पर आपको इतनी सी बात समझ में आई, जो अनबैलेंस प्रॉब्लम की उसको बैलेंस में कन्वर्ट करेंगे। पर जो बैलेंस में करेंगे वो अनबैलेंस को बैलेंस में कन्वर्ट करने के लिए हम डिमांड के अकॉर्डिंग या सप्लाई के अकॉर्डिंग करेंगे। करना कैसे मैं आपको सिखाऊंगा नेक्स्ट क्लास के अंदर। एलिमेंट 0 रखेंगे। ठीक है, तरीका क्या होगा हम अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर सीखेंगे। अभी के लिए मैंने आज की क्लास को यहीं समाप्त कर रहा हूं, क्योंकि आज की क्लास में मैंने आपको बेसिक मतलब बताया ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का, टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम बताया कि अनबैलेंस होती है, बैलेंस होती है, और कुछ स्टेप्स लिखवाए, सिखाए नहीं, लिखवाए है अभी। ठीक है, तो आज की क्लास छोटी रख रहा हूं जानबूझकर। क्यों? क्योंकि एक बार आप इतनी सी बात उतार लोगे तो इतनी बात आने के बाद नेक्स्ट क्लास में फ्रेश तरीके से मैं एक क्वेश्चन लूंगा एग्जांपल, उस एग्जांपल से आपको सारे स्टेप समझाऊंगा और सारे तरीके से काम करवाऊंगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं आपके साथ एक नए क्वेश्चन की शुरुआत करके, और उसमें सब तरीके से हम बैलेंस प्रॉब्लम को लेंगे, फिर एक बार अनबैलेंस प्रॉब्लम की क्लास लेंगे ढंग से, फिर समझ में आएगा, फिर पर्टिकुलर क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, थैंक यू। आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं बैलेंस प्रॉब्लम के साथ और सीखते हैं उस स्टेप्स किस तरीके से हम काम करेंगे। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।